नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। हैदराबाद विश्वविद्यालय में दलित छात्र की खुदकुशी पर विरोध तेज। राहुल गांधी की कुलपति को हटाने की मांग। स्वतंत्र एजेंसी से जांच की उठी मांग। असम में प्रधानमंत्री का चुनावी शंखनाद। पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। पूर्वोत्तर के संतुलित विकास का वादा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण बनाएंगे नई पार्टी। पंजाब में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी को मिल सकती है कड़ी चुनौती। दिल्ली में बीआरटी कॉरिडोर तोड़ने का काम शुरू। सरकार का खामियां दूर कर फिर लागू करने पर जोर। सुधार के पक्ष में शीला दीक्षित। और 25 साल के निचले स्तर पर चीन की विकास दर। दुनिया भर में गहराई मंदी की आशंका। आईएमएफ ने कहा मजबूती के साथ बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था। और अब पहली खबर। चीन की आर्थिक वृद्धि दर पिछले 25 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। 2015 में चीन की विकास दर 6.8% रही। 1990 के बाद विकास दर में इतनी बड़ी गिरावट आई है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये अच्छा मौका भी साबित हो सकता है। बीते 2 साल से मंदी से जूझ रही चीन की अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। विकास दर के लिहाज से आगे रहने वाला चीन अब पिछड़ रहा है। बीते 25 साल में इसकी विकास दर सबसे निचले स्तर पर है। 2015 में चीन के जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के मुताबिक इसकी आर्थिक वृद्धि 6.8% रही, जबकि 2014 में यह 7.3% थी। तिमाही आधार पर भी चीन की ग्रोथ रेट घटी है। 2015 में जुलाई से सितंबर की तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.9 थी, जबकि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में ये 6.8% पर आ गई। जानकारों के मुताबिक विकास दर में गिरावट चिंताजनक होने के साथ साथ मंदी की आशंका भी पैदा कर रही है। The big concern, though, is if you take the quarter-on-quarter data of 1.6% and annualize it, then you come up with an annual growth rate, an annualized growth rate of 3.2%. Now, that is dangerous. Look at the trend, and the trend is saying severe slowdown. That's the worrying bit. हालांकि चीन ने अर्थव्यवस्था के जल्द पटरी पर लौटने का भरोसा जताया है। 升值的这个表现啊，在中国的一个表现，因为美元的升值呢，带来了人民币的贬值。 विकास दर के लिहाज से चीन का पिछड़ना भारत के लिए अच्छा संकेत साबित हो सकता है। इस मौके का फायदा उठाकर भारत विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ व्यापार के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चीन में अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर है तो भारत के लिए ये स्थिति अच्छी भी हो सकती है। आईएमएफ के मुताबिक दुनिया में आर्थिक मंदी के बावजूद भारत की विकास दर 7% से ज़्यादा बनी रहेगी। आईएमएफ के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 7.3% रहने की उम्मीद है। वहीं अगले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 7.5% पर पहुंच सकती है। आईएमएफ ने वैश्विक विकास दर का अनुमान घटा दिया है। अगले साल ये दर 3.4% रहने की संभावना है। और आपको सीधे लेकर चलते हैं बेजिंग। फोन लाइन पर हमारे साथ एसोसिएट एडिटर हैं द हिंदू अखबार के अतुल अनेजा इस वक्त मौजूद हैं। अतुल, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, इससे पहले कि हम ये बहस शुरू करें कि आखिर क्या वजहें रही हैं और भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था के जो इंडिकेटर्स हमें मिल रहे हैं ये पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, चीन एक तरह से कहा जाता है कि लोकोमोटिव ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी के एक इतनी ज्यादा कंजम्पशन है उसकी, कच्चे माल की, क्रूड की, कमोडिटीज की, और इतने ज्यादा ये फॉरेन जितनी भी कंपनीज हैं वहां पर इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो चीन की इस वक्त सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और उसका जो साइज है इस साल जैसे 10.3 ट्रिलियन डॉलर्स, जो भारत के मुकाबले 5 गुना ज्यादा इकोनॉमी है। तो जब भी इस इकोनॉमी को कोई भी धक्का पहुंचेगा तो उसका नेचुरली ग्लोबल इम्पैक्ट होगा, क्योंकि सारी दुनिया
चीन की जो आर्थिक स्थिति है उस पर एक तरह से डिपेंडेंट है। जी, लेकिन अतुल, ये माना ये भी जा रहा है कि चीन का खुद का ये फैसला है कि वो स्थिर तरीके से, बहुत स्टेडी तरीके से चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी आगे बढ़े, और ये दरअसल उनकी प्रायोरिटी है कि वो इस तरह से इकोनॉमी को आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों है? बिल्कुल, क्योंकि 2008 के बाद ग्लोबल डिमांड जो है उसमें स्लो डाउन हुआ है, क्योंकि वेस्ट में ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उसके बाद से जो चाइना का एक्सपोर्ट लेड मॉडल है, उसकी मार्केट जो है वो कम होगी, क्योंकि वेस्ट में इतनी डिमांड नहीं रही। तो एज ए रिजल्ट इनके पास, चाइना के पास ओवर कैपेसिटी है और उतनी मार्केट नहीं है। इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि ये ट्रांजिशन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग से हट के कंजम्पशन और सर्विसेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। ये डिसीजन 2013 में ले लिया गया था कि अब टाइम आ गया है, क्योंकि विश्व स्थिति ऐसी है, आर्थिक स्थिति, कि ये शिफ्ट बहुत जरूरी है चाइना की लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए जो प्लान इस टाइम, इस साल का ग्रोथ रेट था वो 7% का टारगेटेड था, अराउंड 7% कहा गया था चाइनीज अथॉरिटी से। तो उसके हिसाब से 6.9% अकॉर्डिंग टू प्लान ही चल रहा है। ये ट्रांजिशन चल रही है चाइनीज इकोनॉमी, ये और अगले 5 साल का जो प्रोजेक्शन है वो 6.5% का है। ये जो प्लानिंग कमीशन इनकी है, डेवलपमेंट रिफॉर्म्स कमीशन, उसके आंकड़े हैं कि आगे तक ये इस दिशा में ले जाया जाएगा। और आज भी जो आंकड़े निकले हैं उसमें एक इंटरेस्टिंग है कि सर्विसेज सेक्टर का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो 50.5% हो गया है, जो पहली बार हुआ है कि सर्विसेज सेक्टर इतना करे। तो चाइना की इकोनॉमी इस वक्त ट्रांजिशन में है। उसके ऊपर ये कहना कि एक तरह से कि इकोनॉमी में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है या कोलैप्स की तरफ जा रही है, बिल्कुल बेबुनियाद है और एग्जैजरेटेड है। जी हाँ, आपको लगता है कि एग्जैजरेटेड है, ये बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? दरअसल सब जो है एक प्लान के तहत हो रहा है। मोहन गुरुस्वामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जाने माने। मोहन गुरुस्वामी जी, ये बताइए कि जब सब कुछ रणनीति के तहत हो रहा है तो बहुत ज़्यादा अचंभे की भी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे में आपको लगता है कि जो रणनीति चीन ने अपनाई है 2013 से, जिसके नतीजे के तौर पर ये आंकड़े हमारे सामने हैं, क्या ये रणनीति ठीक है चीन के लिए और ओवरऑल जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसके लिए? देखिए, चीन के बारे में एक सबसे पहला एक गलतफहमी ये है कि उसकी फाइनेंशियल मार्केट्स में जो हुआ, स्टॉक मार्केट जो कोलैप्स हुआ, वो एक आर्थिक कोलैप्स है। वो बिल्कुल गलत है, उसे दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। स्टॉक मार्केट कोलैप्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में भी होता है, ग्रोथ इकोनॉमी में भी होता है, और ये हुआ है चीन में। और इसमें आम आदमी जो इन्वेस्ट किया, रिटेल इन्वेस्टर, खूब मार उनकी पिटाई हुई। जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में जब हर्षद पटेल का जो ड्राइव चल रहा था, हर्षद मेटल का जो चल रहा था, जब उस वक्त बड़ा स्टॉक मार्केट में एक्साइटमेंट था और लोग उसे पैसे गंवा दिए। तो इसलिए दिस इज नॉट एन इकोनॉमिक इशू। इकोनॉमिक इशू चाइना के ये है कि ग्लोबल मार्केट्स की स्लो डाउन हो गई है, क्योंकि एक ऑयल का दाम घट गया। ऑयल का दाम जब घटता है तो ऑयल कंट्रीज जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके मार्केट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और जो ऑयल मनी बाहर विदेश में लगा रहता है वो पैसा भी अवेलेबल नहीं है। तो ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, और यूरोप में तो स्लो डाउन काफी दिनों से चल रहा है। और चाइना एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, जो हमारे पहले स्पीकर जो कह रहे थे, बिल्कुल सही है कि उसमें स्लो डाउन तो हुआ है। फिर भी चीन की जो ग्रोथ है 6.9%, एक अच्छी ग्रोथ रेट है। एक बड़ी इकोनॉमी होने के, $11 ट्रिलियन की करीब इकोनॉमी उनकी है आजकल। तो 6.9% बहुत अच्छी ग्रोथ फिगर है। तो ऐसा नहीं समझता चीन की चीन बिल्कुल। लेकिन मोहन गुरुस्वामी जी, कहा जा रहा है कि अगर चीन के लिए अगर ये फिक्र की बात है, हालांकि उनका ये रणनीति का एक हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस दलील को मान भी लें तो क्या भारत के लिए इसमें कैसा मौका देखा जा रहा है? कहा जा रहा है कि भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि चीन का स्लो डाउन अनिवार्य है, होने ही वाला है, क्योंकि उनकी डेमोग्राफिक डिविडेंड जो था, जो 25% ऑफ जीडीपी उसमें आता था, वो खत्म हो रहा, लगभग खत्म हो जा रहा है। और अगले 5 साल में और उनकी इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो घटते जाएगी। और उसके बाद उनकी जो एज प्रोफाइल जो बढ़ जाती है, एजिंग पॉपुलेशन जो ग्रेइंग हो जाता है चाइना का, तो उससे मार्केट भी कम हो जाता है, सेविंग भी कम हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है, कंजम्पशन भी कम हो जाएगा। तो स्लो डाउन तो होना ही है उनका। तो भारत के लिए भारत का क्या है इसमें? भारत अगर एक एक्सपोर्ट मार्केट हम ढूंढ रहे हैं, तो चाइनीज एक्सपोर्ट से हम इस लेवल पे भी हम कम्पीट नहीं कर सकते। हमारा सारा गारमेंट इंडस्ट्री चला गया बाहर,
हमारे पास लेबर गुड्स की इंडस्ट्री जो थी बाहर चला गया, क्योंकि हम लोग अपने इकोनॉमी को अनकम्पिटिटिव बना दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे लेबर, हम समझते हैं कि लेबर कॉस्ट कम है, मगर ऑर्गेनाइज लेबर की कॉस्ट बहुत हाई, चाइना से भी हाई है। तो इससे हम लोग कम्पीट नहीं करते। और हमारी जो इकोसिस्टम है इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, पनपने के लिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पनपने के लिए, ये हमारे पास नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप देखेंगे तो 130 पोजीशन पे है 180 देशों में हम। तो यहाँ बिजनेस भी करना कठिन है, बिजनेस आरंभ करना भी कठिन है, एक्सपोर्ट करना भी कठिन है। यार एक्सपोर्ट करेंगे तो 10 जगह इंस्पेक्शन होगी। बिल्कुल, आप बहुत आशावान नजर नहीं आते। अतुल अनेजा से इस सवाल को मैं लेना चाहूंगी, इसी के साथ बहस हम खत्म भी करेंगे। अतुल अनेजा जी, अगर आप फोन लाइन पर मौजूद हैं तो ये सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मोहन गुरुस्वामी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमने भारतीय बाजार को बहुत अनकॉम्पिटिटिव बना दिया है। क्या आपका भी यही मानना है, या आपको लगता है कि चीन के संकट में भारत के लिए अवसर है? नहीं, अवसर मुझे नहीं लगता। अगर आप उसके दो पहलू हैं। हो सकता है कि आपकी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन अगर चीन में स्लो डाउन होता है, जैसे हमने पहले बात की थी कि इसका कनेक्शन ग्लोबल इकोनॉमी से, ग्लोबल डिमांड कम हो जाएगी, तो आप एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? रघुराम राजन का इंटरव्यू था साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के साथ, जिसमें उन्होंने ये बात बड़ी साफ रखी कि चीन का स्लो डाउन भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कनेक्शन है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। एक ग्लोबल स्लो डाउन होता है चीन के स्लो डाउन के साथ, इसलिए भारत एक्सपोर्ट्स के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल अनेजा जी आपका, और साथ ही मोहन गुरुस्वामी भी हमारे साथ मौजूद थे। तो इसी के साथ ये थी हमारी पहली खबर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ईरान को बड़ी राहत, प्रतिबंध कुछ हटे, कुछ ताजा लागू। 13 साल बाद आई कच्चे तेल में भारी गिरावट। देखिए RSTV विशेष नई शुरुआत आज शाम 7:30 बजे। मौसम है स्याह बादलों से घिरा, अंधेरा जैसे डूबती शाम का। मुद्दे जो आज की फिक्र है। बहुत सारे लोग अपने बुरे दिनों को कभी याद नहीं करते, और अगर एक बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाएं तो उनको शर्म आती है। मेरा तो जीवन ही इससे बना है। एक ऐसी शख्सियत जिसने आसमान की बुलंदी पर होने पर भी न छोड़ा साथ जमीन का। मैं अपने स्मृति कोश के साथ बहुत सलाहियत के साथ रहता हूँ। लेखक के लिए यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। मिलिए शख्सियत में कलम की दुनिया के एक ताबिंदा सितारे लीलाधर मंडलोई से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आज यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा किया और मृतक छात्र के परिजनों से मुलाकात भी की। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रियों स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय के साथ साथ कुलपति के इस्तीफे की भी मांग की। हैदराबाद पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्रालय की टीम को भी छात्रों का विरोध झेलना पड़ा। इस बीच एकजुटता दिखाते हुए पुणे FTII के छात्र भी हड़ताल पर बैठ गए हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी का मामला अब तूल पकड़ चुका है। एक तरफ इस मामले पर जहां हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है, तो वहीं इस सबके बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस पहुंचे। उन्होंने रोहित के परिजनों से मुलाकात की और छात्रों के साथ एकजुटता भी दिखाई। राहुल गांधी ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति के तत्काल इस्तीफे की भी मांग की। But the conditions for his suicide have been created by the Vice Chancellor and the Minister and the institution. And that means that there is no question, absolutely no question on merits for the Vice Chancellor to remain here. कांग्रेस ने कहा है कि दलित छात्र की आत्महत्या के लिए कुलपति के साथ साथ दोनों केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बंडारू दत्तात्रेय को भी इस्तीफा देना चाहिए। हैदराबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ ने SC/ST कानून के तहत केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय और VC की गिरफ्तारी के साथ 5 मांगे रखी हैं। Going to launch an indefinite strike until our demands are met. Our prime demands are sack Bandaru Dattatreya from the ministry immediately, sack the Vice Chancellor at once,
and also arrest all the culprits who are involved in this murder, brutal murder of Rohit Vemula. हालांकि सरकार ने कहा है कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। विरोधी पार्टी के होने के नाते उनको सरकार को कोई सुझाव देना है तो दे देना चाहिए, परंतु राजनीतिकरण ऐसी घटनाओं का नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बीच कांग्रेस के अलावा भी तमाम राजनीतिक दलों ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जहां दलितों के प्रति सरकार की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीएसपी और टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल भी हैदराबाद के दौरे पर है। सरकार के सहयोगी एलजेपी ने भी दलित छात्र की आत्महत्या की स्वतंत्र एजेंसी से जाँच की मांग की है। जो भी स्वतंत्र एजेंसी हो उसके द्वारा इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो, मैं स्ट्रेस देके बोलता हूँ, जो भी दोषी हो इसमें, जो भी लोग इसमें सम्मिलित हों, जिनकी वजह से रोहित को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, जो भी दोषी हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद रही। छात्र संगठनों के आपसी विवाद में यूनिवर्सिटी से रोहित वेमुला समेत 5 छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया था। दरअसल बीजेपी सांसद बंडारू दत्तात्रेय ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद 5 छात्रों को विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो असम में विधानसभा चुनाव की हलचल अब तेज हो गई है। पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के प्रचार अभियान का बिगुल फूंका। असम के पिछड़ेपन का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की तरक्की के लिए सभी क्षेत्रों का विकास होना जरूरी है। विकास की नई ऊंचाइयों वाला असम चाहिए कि नहीं चाहिए? तेज गति से बढ़ता असम चाहिए कि नहीं चाहिए? असम ऐसा हो जहां नौजवान को रोजगार हो, ऐसा असम चाहिए कि नहीं चाहिए? असम दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान का आगाज किया। कोकराझार और गुवाहाटी में रैलियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने असम के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। संतुलित विकास पर जोर देते हुए उन्होंने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को सरकार की प्राथमिकता बताया। क्या नहीं है मेरे भाइयों बहनों, क्या नहीं? इतनी प्राकृतिक संपदा है, पानी का भंडार है। आसाम की स्थिति किसने पैदा की, क्यों पैदा की? और इसलिए आसाम के लोगों के मन में विचार आना बहुत स्वाभाविक है। अब हमें आसाम ऐसे ही रहना देना है कि आगे बढ़ता आसाम चाहिए हमें। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी आईआईटी के नए भवन की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवान रोजगार चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने असम के कोकराझार में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की घोषणा भी की। इस साल असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी से निकाले गए प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनौती देंगे। इसके लिए जल्द ही नए राजनीतिक दल का गठन हो सकता है। स्वराज अभियान के एक वरिष्ठ नेता ने इस बारे में ये जानकारी दी। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव से ठीक पहले ऐसे समय पर यह फैसला लिया है जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को पंजाब में चुनाव जिताने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। पार्टी से निकलने के बाद दोनों ने स्वराज अभियान नाम से एक संस्था बनाई थी। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है कि पार्टी कब और कैसे बनेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आंतरिक सुरक्षा के लिए नई काडर सेवा शुरू करने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल आनंद वोहरा ने कहा है कि पाकिस्तानी सीमा को बीएसएफ के भरोसे छोड़ना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी से आतंकी हमलों को रोका जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक अलग सेवा को शुरू करने पर जोर दिया है। उन्होंने गाजियाबाद में एनआईए दिवस के मौके पर ये बात कही। पठानकोट हमले के मद्देनजर गृह मंत्री के इस बयान को अहम माना जा रहा है। ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए अभिशाप है। दुनिया का हर देश एक डेवलपमेंट के टारगेट को अचीव करना चाहता है, विकास के लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। तो उस विकास के लक्ष्य को भी हासिल करने में यह टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंसी, यह सब बाधक हैं। इसलिए हम सभी को मिलजुल कर इस पर विजय प्राप्त करनी है। इस बीच एनआईए के ही कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी की बदौलत पठानकोट जैसा हमला रोका जा सकता था। उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल में जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब के दीनानगर में हुए आतंकी हमलों पर
गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कई जगह बेहद खामियां हैं और इसकी सुरक्षा सिर्फ बीएसएफ के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। इस बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भरोसा जताया है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। जिस तरह की आवाजें वहां से निकल रही हैं, लगता तो ऐसे है कि भाई शायद इस बार वो कुछ करेंगे, शायद इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से करेंगे, क्योंकि टेररिज्म से आज के दिन सारा विश्व तंग है और एक अड्डा पाकिस्तान भी है, तो यहाँ पे समाप्त करना सारे विश्व की जिम्मेदारी भी है। इस बीच मंगलवार को पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में ही गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह का एनआईए हेडक्वार्टर में लाई डिटेक्शन टेस्ट हुआ। एनआईए पठानकोट एयरबेस में इस साल की शुरुआत में हुए आतंकी हमलों के सिलसिले में सलविंदर सिंह की भूमिका की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में करोड़ों की लागत से बने बस रैपिड ट्रांजिट यानी बीआरटी को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। इसे तोड़ने पर करीब 3.5 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। शीला सरकार के वक्त मूलचंद से अंबेडकर नगर तक बीआरटी कॉरिडोर बना था। 150 करोड़ रुपए की लागत से बने बीआरटी कॉरिडोर पर पहला हथौड़ा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चलाया। इसके साथ ही करीब 6 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को तोड़ने का काम शुरू हो गया। जनता की सुविधा के लिए इसे रात में तोड़ा जाएगा। बीआरटी को लेकर लोगों की कई शिकायतें थी। 2 साल पहले जब बीआरटी थी, मेरी मदर को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। मेरी मदर की जाम की वजह से डेथ हो गई थी। परेशानी ये है कि जैसे स्टैंड बीचों बीच बना दिए हैं, कोई अंधा आदमी है, कोई वैसे हैंडीकैप्ड है, कोई भी है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। बीचों बीच उतार देते थे। पूरे एरिया की पब्लिक खुश है इससे, और ये तो बीआरटी कम, ये बुलेट ट्रांजिट रैपिड सिस्टम ज़्यादा था, यानी इतने इसमें लोगों के वो दुर्घटना में मृत्यु हुई है कि पूरे दिल्ली में नहीं होगी। बीआरटी का निर्माण साल 2002 में शुरू हुआ था। पहले चरण में मूलचंद से अंबेडकर नगर तक ये बना। इसे दिल्ली गेट तक बढ़ाने का प्रस्ताव था। दिल्ली में ऐसे 5 और कॉरिडोर बनने थे। पीक टाइम में करीब 6 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर को पार करने में पौने घंटे का समय लगता था। 2013 में कोर्ट ने इस योजना पर रोक लगा दी। दुनिया में जो कुछ अच्छा हो रहा है उससे सीखो, लेकिन उसे दिल्ली के हिसाब से लागू करो, जर्मनी के हिसाब से, स्विट्जरलैंड के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से, यूरोप के हिसाब से लागू मत करो। यहाँ पे ये बीआरटी में वही करा इन्होंने। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का मानना है कि तोड़ने के बजाय इसमें सुधार किया जाना चाहिए था। जहाँ उनको लगता है कॉन्सेप्ट अच्छा है वहीं पर कर दे, लेकिन इसको तोड़ने से नेचुरली एक एक्सेप्टेंस है कि फेलियर हुआ है, पर इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर भी वो करेंगे उनको इम्प्लीमेंट विद द पुलिस करना ही पड़ेगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि वो बीआरटी की तकनीकी खामियों को दूर कर इसे फिर से लागू करेगी। बीआरटी का मकसद तो लोगों को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलवाने का था, जो पूरा तो हुआ नहीं, तो केजरीवाल सरकार ने इसे यहाँ से तोड़कर किसी दूसरी जगह पर बनाने का विचार किया है। लेकिन ये कामयाब तो तभी होगा जब खुद जनता में ट्रैफिक को लेकर अनुशासन आएगा। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली में निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। ये फैसला उन स्कूलों पर लागू होगा जिन्हें डीडीए से ज़मीन मिली है। हाई कोर्ट ने आज ये आदेश दिया। कोर्ट ने इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ डीडीए से कार्रवाई करने को भी कहा। अगर कोई स्कूल हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना करता है तो शिक्षा निदेशालय उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे। कोर्ट ने आदेश को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया है। ये फैसला एक एनजीओ की जनहित याचिका पर आया। इस फैसले का असर 400 से ज़्यादा निजी स्कूलों पर पड़ेगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी में सरकार फिलहाल अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस पर रोक लगा दी है। मंगलवार को कोर्ट ने 29% सरकारी शेयर बेचने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने जानना चाहा कि जब कंपनी रणनीतिक रूप से अहम खनिजों का खनन करती है तो फिर शेयर बेचने की ज़रूरत क्या है। कंपनी का प्रबंधन वेदांता समूह की स्टरलाइट कंपनी के पास है। सरकार की हिस्सेदारी बेचने के खिलाफ नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दायर भी की है। सीबीआई भी 2002-2003 में कंपनी के शेयर स्टरलाइट कंपनी को बेचे जाने की जांच कर रही है। पाकिस्तान के पेशावर में चेक पोस्ट के पास हुए बम धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। मरने वालों में नागरिकों के साथ सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। बम पेशावर के खैबर प्रांत में एक बाइक में रखा गया था।
अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। दिसंबर 2015 में भी एक सरकारी दफ्तर पर हुए बाइक धमाके में 23 लोगों की मौत हो गई थी। तो इसी के साथ हमें आप दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर। नमस्कार। दिल्ली की एक अदालत ने भावना अरोरा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। भावना को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भावना को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने के बाद हिरासत में लिया गया था। दिल्ली में लोगों के लिए सफर और महंगा होने वाला है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया है। पेट्रोल 96 पैसे और डीजल 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। मुंबई की मकोका अदालत ने पत्रकार जेडे हत्या मामले में छोटा राजन की हिरासत बढ़ा दी है। अदालत ने सीबीआई को छोटा राजन से पूछताछ की इजाजत दे दी है। अगली सुनवाई 5 फरवरी को होगी। कोलकाता हिट एंड रन मामले में अदालत ने 2 आरोपी शाहनवाज और जॉनी को 30 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मंगलवार को एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के दौरान एक कार की टक्कर से वायुसेना के एक अधिकारी की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया। हिडमापारा गांव के जंगल के सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ये नक्सली मारा गया। बस्तर में 2 और नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंगलवार को राजपथ पर आर्मी डॉग स्क्वाड ने परेड रिहर्सल की। फ्रांस की सैनिक टुकड़ी भी इस बार परेड में हिस्सा ले रही है। तमिलनाडु में सरकारी सेवाएं अब आम जनता तक और आसानी से पहुंच सकेंगी। मुख्यमंत्री जयललिता ने राज्य में अम्मा कॉल सेंटर की शुरुआत की है, जिससे शिकायतों का जल्द निपटारा किया जा सकेगा। अम्मा कॉल सेंटर 24 घंटे काम करेगा। जेल में सजा काट रहे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद लंदन में ऑपरेशन करा सकेंगे। मोहम्मद नशीद आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में जेल में हैं। मालदीव की सरकार ने उन्हें लंदन जाने की इजाजत दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने स्कूल, अदालत और बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर हिजाब पहनने पर पाबंदी का समर्थन किया है। उन्होंने साफ किया कि फ्रांस की तरह ब्रिटेन में हिजाब पर पूरी तरह पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले ही दौर में बाहर हो गए हैं। नडाल को स्पेन के फर्नांडो वर्डेस्को ने हराया। करीब 4 घंटे 41 मिनट तक चले इस मुकाबले में शुरुआती 2 सेट हारने के बाद फर्नांडो ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए जीत अपने नाम की।